नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 24 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 अक्टूबर 1997 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 4:34 शाम के गुजरात। प्लेस ऑफ बर्थ गुजरात है। अपने बारे में कहते हैं कि फादर के बिजनेस में है ये। इनके पिता जो काम कर रहे थे उसी काम को इन्होंने ज्वाइन किया है। प्रिंटिंग एवं साइन बोर्ड बनाने का काम है। प्रश्न है इनके कि मेरा विवाह कब होगा। हालांकि इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये विवाह करना चाहते हैं। पूछते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे। स्टॉक मार्केट में लाभ कैसे कमाऊं, ओवर थिंकिंग से कैसे बचूं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कैसा रहेगा, व्यापार कौन सा व्यापार लाभ देगा, कौन कौन से उपाय करूं, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख नहीं है तो उसके बारे में भी ये जानना चाहते हैं कि कुंडली में ये चीज़ें कैसी दिख रही है। इनके प्रश्नों को आखिर में लेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी कुंडली मीन लग्न से प्रारंभ होती है 12 नंबर से और चंद्रमा देखें तो जा करके मिथुन राशि में विराजमान है। तो मीन लग्न एवं मिथुन राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। अब इस कुंडली का एक सार मैं दे देना चाहता हूं 10-12 लाइन में कि ओवरऑल ये कुंडली क्या कहना चाह रही है, फिर उसके बाद हम एक एक करके ग्रहों के ऊपर भी चलेंगे। इस कुंडली में धन का योग बढ़िया दिख रहा है, धन लाभ के योग अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंस के लिए ये जो पत्रिका है, ये जो कुंडली है, ये बढ़िया नजर आ रही है। भाग्य अच्छा है जातक का जिनकी ये कुंडली है, लेकिन शुक्र के बैठे होने की वजह से भाग्य भाव में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं भाग्य में, लेकिन फिर भी ओवरऑल भाग्य अच्छा है। मन इनका कमजोर नजर आता है, चंचल नजर आता है। इन्होंने लिखा भी है अपने प्रश्नों में। उसके पीछे का कारण है चंद्रमा का मिथुन राशि में जाकर के बैठना। वैवाहिक जीवन में आने वाले समय में इनको परेशानी आ सकती। एक तो अभी विवाह होने में परेशानी है, ये रिश्ते नहीं आ रहे हैं, होने के बाद भी इनकी कुंडली ऐसी है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी दिखती है। परेशानी इस प्रकार से हो सकती है कि पत्नी के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। और अगली जो लाइन कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुने। अपने कॉम्पिटिटर अथवा साथ ही साथ ननिहाल पक्ष के लोगों को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा ना बताएं, या यूं कह लीजिए कि उनको इंटरफेयर ना करने दें। जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस कुंडली में मंगल लीड कर रहा है, मंगल बढ़िया नजर आ रहा है। तो मंगल की वजह से धन एवं भाग्य का सुख बढ़िया दिखता है आपके चार्ट में, तो ये एक अच्छी बात है। मंगल एवं शुक्र की युति है आपकी कुंडली में। अगर आप देखेंगे तो मंगल एवं शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, चिपक के बैठे हैं, मतलब बहुत क्लोज बैठे हुए हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है खास करके जिस उम्र से भी आप गुजर रहे हैं, कामुक विचार मन में आना, प्रेम संबंध की तरफ इशारा ये करता है। प्रॉपर्टी एवं वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, वहाँ पर परेशानी आ सकती है। अगर कोई वाहन चलाते हैं बड़े ध्यान से चलाएं, रैश ड्राइविंग नहीं करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कभी कोई कागजात साइन करने हो, कभी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या आपको कुछ करना हो उससे जुड़ा काम, तो बड़े ध्यान से उसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। मतलब खुद से पेपर पढ़ने हैं, खुद से समझना है, तब जाके प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों में आपको आगे बढ़ना है। अभी अगर विवाह को समझा जाए तो विवाह थोड़े विलंब से करना आपके लिए बेहतर दिखता है इस कुंडली के हिसाब से। अब इतनी जो मैंने बातें कही आपको, इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कौन से ग्रह आपकी इस कुंडली में क्या बातें कर रहे हैं, कौन से ग्रह किस प्रकार का फल दे रहे हैं। मीन लगन है और मिथुन राशि है, द्विस्वभाव लगन द्विस्वभाव राशि, यानी कि कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न को, या जैसा आपने कहा कि ओवर थिंकिंग
या किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई आपको रहती है, ये कुंडली में दिखता है। लगन में शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है इस कुंडली के लिए, क्योंकि शनि इस कुंडली में कोई अच्छा ग्रह नहीं है। यहाँ पर शनि जो आकर के बैठे हुए हैं आपके काम में डिले करेंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे आपको। तो यहाँ पर शनि का जाकर के बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए, राशि कोई बुरी राशि में आके शनि नहीं बैठे हैं, लेकिन इस लगन में वो अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं ये कई चीज़ों में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इनकी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, उसको अगर हम समझें तो तीसरी दृष्टि की वजह से जीवन में ये आपको मेहनती बनाएंगे और मेहनत करने के बाद ही चीज़ें आपको मिलेंगी। शनि के सप्तम भाव के ऊपर जो दृष्टि है, विवाह भाव के ऊपर, ये विवाह में थोड़ा विलंब, थोड़ी अड़चन दर्शा रहे हैं। और करियर भाव के ऊपर भी शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है। यानी कि करियर में भी जिस प्रकार की सफलता आप एक्सपेक्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा ये डिले करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शनि नहीं देंगे। शनि देंगे, लेकिन थोड़े विलंब से देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनेंस वगैरह के लिए कुछ हद तक चीज़ें फिर भी बढ़िया है। अगर आपसे कोई बड़ा भाई या बहन है तो उसके लिए भी यहाँ पर शनि बढ़िया है। चंद्रमा की बात कर ली जाए तो चंद्रमा यहाँ पर 14 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, युवावस्था का चंद्रमा है। थोड़ा चंचल बनाएगा ये चंद्रमा आपको। यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो आपके संतान भाव के स्वामी होकर के सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो सुख वगैरह बढ़िया दिखता है यहाँ पर, लेकिन मन की चंचलता जरूर यहाँ पर बनी रहेगी। निर्णय लेने में भी ये थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। चंद्रमा का प्रभाव भी आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ रहा है, ये बढ़िया है, इसको हम बुरा नहीं कहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको ग्रोथ देने वाला होगा। माँ से जुड़े मामलों में यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा है ये बढ़िया है। राहु की बात कर ली जाए, यहाँ पर राहु देवता बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में राहु का बैठना अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता योग बना देता है, या यूं कह लीजिए कि लड़ने का सामर्थ्य देता है यहाँ पर राहु। तो छठे भाव में राहु कुछ हद तक अच्छा है। हालांकि राहु जिसकी राशि में बैठा हुआ है, राहु सूर्य के घर में बैठे हैं। सूर्य देखें कुंडली में तो वो नीच के होके कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, समझिए। तो सूर्य नीच का है और जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य की स्थिति कोई बहुत बढ़िया यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से भी राहु यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम छठे भाव में राहु को इतना बुरा नहीं कहते हैं। यहाँ पर राहु देवता बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ करके राहु आपके करियर में और धन दोनों ही मामलों को यहाँ पर राहु प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी मिलने में परेशानी राहु दे सकते हैं। शनि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं देता है, शनि विलंब करवाता है, राहु अप्स एंड डाउन्स देता है। तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव जो दसम भाव पे आ रहा है और चंचल जो चंद्रमा है उसका भी प्रभाव दसम पे आ रहा है। तो काम में विलंब और काम का बदलना, काम का बदलते रहना, या फिर काम में अप्स एंड डाउन, जो अगर कोई एक प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। लग के कोई कार्य करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। धन की उपयोगिता समझिएगा, बेतहाशा धन व्यय करने से बचिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। बुध एवं सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर अस्त हो रहा है सूर्य के कारण। इस कुंडली में बुध को समझे तो वो आपके सुखेश एवं सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में जाके बैठे हुए हैं। सुखेश हैं, सप्तमेश हैं, तो प्रॉपर्टी, आपका वाहन और आपकी पत्नी, इस कुंडली में वो शुक्र के द्वारा देखी जाएगी। वो अष्टम में जाके बैठ गया, वो अस्त का हो गया, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, प्रॉपर्टी के लिए भी और मैरिड लाइफ के लिए भी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा और बाहरी लोगों को इंटरफेयर नहीं होने दीजिएगा अपने मैरिड लाइफ में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। वाहन वगैरह ध्यान से चलाइए, आपके लिए ज़रूरी है। अगर चलाते हैं वाहन तो ध्यान से चलाएं, नहीं तो ड्राइवर रख लें अगर फ्रिक्वेंट अगर आपको अप्स एंड डाउन्स करना होता है तो। और प्रॉपर्टी से जुड़े काम में भी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव जो विवाह का होता है उसको पाप कर्तरी दोष लगा हुआ, एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु है। तो कुछ हद तक जो आपने एक बात पूछी कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या अभी से ही जैसे कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो रही है विवाह से संबंधित, जैसे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़े परेशान हैं,
तो वो यहाँ पर दिख रहा है आपकी कुंडली में कि पाप कर्तरी भी है और जो विवाह का स्वामी है वो भी उतनी अच्छी स्थिति में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। सूर्य की बात कर ली जाए तो कुंडली के छठे भाव के स्वामी है सूर्य, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो इस कुंडली के लिए सूर्य कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, तो सूर्य का नीच का होना कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर है कि आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिएगा। सूर्य इस कुंडली में कितना भी गड़बड़ हो जाए कोई उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन हाँ आत्मविश्वास को मत डोलने दीजिएगा, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ में। तो आत्मविश्वास का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई खास परेशानी यहाँ पर सूर्य नहीं देने वाले हैं, भले ही वो नीच की राशि में क्यों ना बैठे हुए हों। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के नवम भाव के ऊपर चलते हैं। नवम भाव में देखें तो मंगल शुक्र, इसी की बात मैं कर रहा था कि मंगल शुक्र की युति जो हो रही है काफी करीब डिग्री है इनकी, 22 और 20 डिग्री के आसपास दोनों बैठे हुए हैं। तो मन में कामुक विचार और इस तरफ जाना ये दर्शाता है। भाग्येश का भाग्य भाव में ये होना ये भाग्य को बली करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो शुक्र है वो अष्टमेश होकर के भी इस भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स तो भाग्य में रहेगा, लेकिन फिर भी भाग्य आपका बढ़िया नजर आ रहा है। पिता के सहयोग से आगे बढ़ने के योग हैं, ये बढ़िया है कुंडली में। मंगल यहाँ पर बैठ करके देखिए महाधनी योग भी बना रहा है, क्योंकि धनेश होकर के ये भाग्य भाव में त्रिकोण में जाके बैठा है, तो ये धन के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहाँ से बैठ करके मंगल की बात की जाए तो वो 12वें भाव, तीसरे भाव एवं चौथे भाव के ऊपर अपनी दृष्टि दे रहा है। तो इन सभी भावों में मंगल की स्थिति आपको फायदा देने वाली होगी। प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों में मंगल यहाँ पर आपको फायदा देगा, लेकिन फिर भी मैंने जो आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सावधानियां रखने को कहा था उसका ध्यान आपको जरूर रखना है। तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है ये आपके पराक्रम के लिए, साहस के लिए बढ़िया मानी जाएगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। तृतीयेश एवं अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। आप समझिए ये शुक्र आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। मीन लग्न में शुक्र जो है वो बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम देने वाले प्लैनेट होते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है आपके भाग्य वगैरह के लिए। तो जब इसकी दशा वगैरह आए तो थोड़ा सा संभल करके निर्णय लेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्रिएटिविटी के लिए ये बढ़िया है। और देखिए मंगल शुक्र जो बैठे हुए ना ये पैशनेट बनाते हैं आपको, जिसको पैशन कहते हैं ना, कि किसी चीज़ के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है व्यक्ति को, चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर कोई आर्ट हो या कोई एक ऐसी फील्ड हो, तो वहाँ पर ये मंगल शुक्र आपको कुछ हद तक लाभ दे सकते हैं। किसी आर्ट के क्षेत्र में जुड़ना चाहे, कोई क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर ये आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के 11वें भाव में। अब नीच के जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन राशि का परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत हद तक यहाँ पर गुरु की नीचता में कमी आ जाएगी। रहेंगे तो गुरु नीच के ही, लेकिन नीचता में काफी हद तक यहाँ पर कमी आएगी, तो हम इसको इतना बुरा नहीं कहेंगे। अब धन के लिए यहाँ पर बृहस्पति बढ़िया है। आपके कर्मेश भी गुरु ही हैं, जाके 11वें में बैठे हुए हैं, ये भी धन लाभ के लिए बढ़िया माना जाएगा। तो राशि परिवर्तन होने की वजह से बहुत हद तक यहाँ पर डैमेज कंट्रोल जरूर हो गया है। बृहस्पति यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठ करके बृहस्पति तीसरे, 5वें एवं 7वें भाव को देख रहे हैं। विवाह भाव पर शनि गुरु की दृष्टि का पड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि आसानी से विवाह टूटेगा नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। और विवाह विलंब से करे या विलंब से हो, इसकी भी सूचना वहां से मिल रही है। शनि गुरु का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर भी आ रहा है, तो बेस बना के कार्य करें, मेहनत करें, लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करें, आपके लिए वो फायदा रहने वाला है। और संतान के मामले में बृहस्पति का पंचम भाव के ऊपर देखना ये बढ़िया माना जाएगा संतान से जुड़े मामलों के लिए। केतु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु की दशा वगैरह में थोड़ा आध्यात्मिक स्तर बढ़िया हो जाएगा। वैसे केतु यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा मन को जरूर भटकाता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ पर केतु का बैठना अच्छा माना जाएगा। केतु वहां पर बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। केतु बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा चोट चपेट का योग बना देता है ये, तो ध्यान रखिएगा। जो वाहन चलाने वाली बात मैंने बोली थी, आप उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। दशाओं की अगर हम बात कर लें तो दशा आपको शनि की चल रही है। शनि की महादशा अभी अभी आपको शुरू ही हुई है और वो 26 नवंबर 2040 तक रहने वाली है। तो अभी शनि की महादशा शुरू ही हुई है और जीवन का जो मुख्य समय है आपका, वो शनि की दशा में ही अब रहने वाला है आप।
और शनि में शनि चल रहा है जो कि 29 नवंबर 2024 तक आपको रहेगा। समझते हैं आपके प्रश्नों के माध्यम से। विवाह कब होगा आप जानना चाहते हैं, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे। देखिए, थोड़े डिले से विवाह करना बेहतर रहेगा आपके लिए। 2024 के एंड से विवाह का ज़्यादा बेहतर समय दिख रहा है। देखिए, समय अभी भी है, शनि की महादशा है, आप विवाह अंतरदशा भी शनि की है। विवाह अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा अप्रैल के बाद। इसी वर्ष अप्रैल से जो गुरु का गोचर है वो भी आपके विवाह में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इतनी हड़बड़ी ना करें तो ही बेहतर है। 2024 के बाद या 2024 के एंड से विवाह के योग ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। अभी भी विवाह करना चाहेंगे तो विवाह हो जाएगा। 22-23 में भी अच्छे योग हैं, लेकिन 24 के एंड के बाद ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में लाभ कैसे मिलेगा आपने पूछा है। देखिए, दशा आप शनि की लेके बैठे हैं, वो शनि जो कि ना तो पंचम से कोई संबंध बना रहा है, वो शनि जो कि कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है आपकी कुंडली में, और वो शनि जो कि मेहनत की तरफ इशारा करते हैं, लेबर हार्डवर्क की तरफ इशारा करते हैं, वो अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से इजीली आपको धन देंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। फिर भी अगर आपका मन हो तो बहुत लिमिट में पैसा लगाएं। और किन शेयर्स में पैसा लगाएंगे मैं ये भी आपको बता देता हूं। कोई खेल से जुड़ा, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, एनर्जी से जुड़ा कुछ हो, कोई ऐसे शेयर हो जो एनर्जी से जुड़े हो, पावर से जुड़े हो, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हो। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, बट शायद इन चीज़ों से भी जुड़े हुए शेयर्स होते होंगे या होते ही हैं। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्रोजेक्ट वगैरह से जुड़ा हुआ, मतलब पावर से जुड़ा हुआ कोई ऐसी कंपनी हो जिसके वहाँ पर शेयर हो, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। वो भी लिमिट में करें तो बेहतर है, क्योंकि दशा शनि की चल रही है आपको। तो पैसा बहुत लिमिट में लगाएं अगर आपका बहुत मन है तो। ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय। काम में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ओवर थिंकिंग उतनी कम होगी आपकी, और मन में इधर उधर जो विचार आते हैं मन में वो कम आएंगे। लेकिन फिर भी एक उपाय आप आखिर में आपको मैं इसके लिए दे दूंगा विशेष रूप से। वैवाहिक जीवन मेरा आगे कैसा रहेगा। देखिए, यहीं पर रुक के चलते हैं आपके D9 चार्ट पे, नवांशा चार्ट। वो भी अगर आप उठा करके देखेंगे, सिंह लग्न से वो बन रहा है। पत्नी का स्वभाव बढ़िया दिखता है। D9 चार्ट इस बात को कंफर्म कर रहा है कि पत्नी के स्वभाव में परेशानी नहीं दिखती है। कई बार हम ये सोचते हैं, किसी ने कह दिया कि विवाह खराब है, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है वो बुरा मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं नज़र आती है। कंपैटिबिलिटी में इश्यूज नहीं दिखते हैं, बट स्टिल परेशानी D9 में भी जस की तस बनी हुई है। वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिख रही है। तो अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि विवाह में क्या परेशानी आएगी। वही जो मैंने सलाह दी है उसी सलाह का पालन करें। और ज़्यादा समझना चाहते हैं, जब भी विवाह करें कुंडली मिलान जरूर करा के आगे बढ़ें, क्योंकि जब दोनों की कुंडली होगी, जैसे आपकी कुंडली से ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी तो उनकी भी कुंडली कुछ कह रही होगी। तो जब हम कॉमनली दोनों के चार्ट्स को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अगर परेशानी आती है, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो वो परेशानी कहाँ से शुरू होगी। बाकी जो आपको सलाह दी गई है उस सलाह को जरूर फॉलो करें। पत्नी स्वभाव से बढ़िया होगी, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज नहीं आएंगे आपको, ये अच्छी बात है। कौन सा व्यापार मुझे लाभ देगा। देखिए, मंगल और गुरु इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह बनते हैं, उससे जुड़ा व्यापार बढ़िया है आपके लिए। स्पोर्ट्स आइटम, स्पेयर पार्ट रिपेयरिंग, जो रिपेयरिंग की दुकानें होती हैं, गाड़ी वाहन में जो पार्ट्स लगाए जाते हैं, वो आप काम कर सकते हैं। कोई मशीनरी का काम कर सकते हैं, मशीन से जुड़ा हुआ। ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं, कि कमीशन पर जो लोग काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम, वो भी आप कर सकते हैं एज अ ब्रोकर। आपके लिए बढ़िया रहेगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनसे जुड़ा काम कर सकते हैं। गाड़ी मेंटेनेंस वगैरह की जो शॉप होती है वो मैंने पहले कह ही दिया आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से भी जुड़ा हुआ कारोबार आपके लिए बढ़िया रहेगा। उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल आखिर में चलेंगे उपाय पर। मुझे प्रॉपर्टी एवं वाहन सुख नहीं मिल रहा है। भैया, मैंने आपको बोला कि आपके प्रॉपर्टी और वाहन भाव का स्वामी बनता है बुध, और विवाह का भी स्वामी बनता है बुध। अब आपने सुन लिया कि बुध कैसी स्थिति में है और क्या सलाह दी गई है। तो बस वही वाली बात है कि वहाँ पर कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। आने वाले समय में ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी चीज़ें, बट हाँ, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, रहेगी, ये दिख रहा है चार्ट से।
चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। बहुत सरल से उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है, कोशिश करें इसको फॉलो करने की। हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ेंगे सुबह, 3 बार पढ़ेंगे शाम को प्रतिदिन। मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करेंगे, मंदिर जाके, कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी अगर हैं वहाँ विराजमान, उनके दर्शन कर लेंगे। पीले वस्त्र, लाल वस्त्र और कुछ हद तक सफ़ेद वस्त्र का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पीले एवं लाल वस्त्रों का इस्तेमाल करें। अब हर रोज़ लाल पीला नहीं पहन सकते हैं तो इनर वेयर तो आप पहन ही सकते हैं, तो लाल एवं पीले वस्त्रों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। काले रंग से हर हाल में परहेज़ करना है, काला कम से कम पहने या फिर पहने ही नहीं। अंदर बाहर कहीं भी काला पहनने से परहेज करें। भगवान शिव का स्मरण करें कि भगवान शिव हैं, उनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, ध्यान लगाएं उनके ऊपर और ओम नमः शिवाय या ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। मेडिटेशन बेसिकली मैं करने के लिए कह रहा हूँ, इसको करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। वो भी नहीं हो तो सोमवार के सोमवार दूध चढ़ा दें शिवलिंग के ऊपर, लेकिन मेडिटेशन वाला उपाय ज़्यादा आपको लाभ देने वाला है। तो बस यही सिंपल सरल से उपाय हैं आपके लिए। बाकी जो सलाह दी है उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 24 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी से प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।